गया गुड मॉर्निंग को तो हम देखे ही नहीं। हो गया रीडिंग पार्ट सी। सॉरी पार्ट सी क्या बोल रहा हूँ, डे 6 का। यस सर। कैसा था? ठीक ही था, हमें पता चलेगा। ठीक था, तो आंसर में पता चलेगा ना। गुड, चलो ठीक है। फिर बताइए आप लोग अब आंसर, हम भी जरा देखें कि कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ। पार्ट ए से चालू करते हैं। ओके, पार्ट ए का पहला सर सी। सी सर। ओके, सी सही आंसर है। फिर डी। डी। डी गुड। सी। सी। सबका सी है। हाँ जी। गुड। बी। डी। बी। बॉल। बी। बी। ए। 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 ओके, ए। ए। नेक्स्ट बी ए। 6 का ए है। डी। 7 का बी। डी। डी। बी। बी। बी फॉर बॉय। ये गलत हो गया। रिचा जी काफी खुश हो गए रहे, साथ में साथ सही हो गया। पार्ट नहीं सी तो नहीं, आप किया नहीं ना, आप बोल ही नहीं सकते हो कुछ। पार्ट सी में जो गड़बड़ होता है ना यहाँ पे, तो वही मजा आता है देखने के लिए। आप वो बी बोलोगे होगा सी, आप सी बोलोगे बोलेगा वो होगा ए, तभी तो इसी में तो मजा आता है। आपने वो किया ही नहीं। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। 8 का एट ब्लूइश का इन रिस्टोरेशन। ब्लूइश। गुड, सही है, दोनों सही है। 9th लूज क्लोथ्स। लूज क्लोथ्स। लूज। नॉर्मली क्या होता है ना, सब लोग थोड़ा लिख के आता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, आंसर बड़ा होता है। जब तुम लोग आंसर बड़ा लिख के आते हो ना, तो यहाँ पे आंसर छोटा हो जाता है, पता नहीं क्यों। एक ही वर्ड में आंसर है सर। वही, नहीं कोई बात नहीं। हमने तो इतना बड़ा बड़ा 10 लिख दिया। इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट्स। गुड, ऋषभ आपको मिला था ये? यस सर। ओके नेक्स्ट। एयर ट्रैवल। सेकंड दीप्ति जी ने क्या बोला? ट्रैवलिंग। लेग एंड फुट स्ट्रेचेस। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। जर्मनी। लार्ज लार्ज लार्ज। काफ। काफ सर। calf and leg. लेग। बस। बस एंड ट्रेन। bus and train. एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल। ट्रैवल। air travel. स्वेलिंग। स्वेलिंग। swelling. क्लिनिकल Clinical स्टडीज। स्टडीज। clinical studies. ये मुझे नहीं। ट्रैवलिंग लिखा सर मैंने तो 18 का। एयर ट्रैवल कर दिया मैंने, कुछ मुझे मिल नहीं रहा। air travel तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना। मुझे ऋषभ आपने क्या लिखा? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग Travel. लिखा है सर मैंने भी। दीप्ति जी को ट्रैवलिंग मिला। ट्रैवलिंग, दीप्ति जी आर राइट। थैंक्स। थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब में रही है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ दीप्ति जी आपको, ठीक है? ठीक होने का नहीं कोशिश सर, मत कीजिए। जब ठीक से ही इनका ठीक तबीयत खराब ठीक हुआ ही है ना होना ऋचा, चाहिए। इनका आंसर एकदम सही होने लगे अचानक से। एग्जाम तो मैंने बोला है कि डॉक्टर वाले डॉक्टर दिन के घंटे पास पानी से जाए, नहाए। डॉक्टर के पास जाए और बोले कि तबीयत खराब होने वाला कोई दवाई दे दो, वही टीम में पास होना है। नहीं सर, नहीं तबीयत नहीं एग्जाम मैं से एक खराब ऐसे दिन ही नहीं बोल पहले रहा हुई हूँ, है। घंटे भगवान ना पानी से करे नहा ऐसा लो। आपके साथ हो। नेक्स्ट 19th 1954। 1954। 1954 सजेशंस। सजेशन सर। 1954 और सजेशंस। गुड,
सो ओवरऑल कितने आए 20 में, सब काउंट कीजिए। 17। 18। 19 सर। दीप्ति जी बढ़िया, मैं बोला आपका तबीयत सर खराब नहीं, मेरा कुछ गड़बड़ है। एक रॉन्ग है सर, 11 ना। गुड, इसका कोई एक बार बात नहीं। बता दो। मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ अभी जी। देखते हैं 11th। सर बी। मैं पूछा नहीं। मैं अभी ए डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऋषभ, ठीक है। ए का जो छूटा है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओके, सो ओके, 11th का आंसर था ना, हम्म, नेम द फिजिकल एक्टिविटी विच वॉज फाउंड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी इन जनरल। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि एक फिजिकल एक्टिविटी का नाम देना है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ऐसा कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज के बारे का नाम कहाँ बोला गया है वो पूछ रहा है वो। और हमें यहाँ पे नाम देना है, ओके, विच वॉज फाउंड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी इन जनरल, पर्टिकुलर कोई ग्रुप में नहीं, इन जनरल, नॉर्मली इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डीवीटी क्या होता है, मतलब किससे बढ़ जाता है, कौन से फिजिकल एक्टिविटीज से। सो देखते हैं पहले। दीप्ति जी आप बताओ, आपको आंसर कहाँ मिला इसका। सर ये फर्स्ट पैराग्राफ में। ऋचा जी ईमेल वेट कीजिए, ऋचा जी वेट कीजिए, वेट कीजिए, हो वेट गया। कीजिए। सर ए में। दीप्ति जी बताइए। ए में मेरा सर। गलत हो गया। टेक्स्ट ए। टेक्स्ट ए, ओके, टेक्स्ट ए में कहाँ मिला आपको। सर मैंने तो ये लिखा था, एक्सरसाइजेस कहाँ लिखा परफॉर्म हुआ बैक है। एंड फुट एक्सरसाइजेस, लास्ट वन लाइन, कंसल्ट विद योर डॉक्टर के ऊपर। Some airlines prefer to err on the side of caution and offer suggestions to passenger on how to reduce the risk of DVT. Suggestions include international flights are suspected to contributing the form of susceptible people. एक सेकंड, okay, international flights are suspected of contributing to the formation of DVT in susceptible people. चलो, ये जनरल पीपल के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये कुछ जो देखो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो ट्रैवल करते हैं उन लोग को डीवीटी हो सकता है बोला है, लेकिन क्वेश्चन हमारा है इन जनरल, मतलब नॉर्मली लोगों में। अब सब लोग तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करते हैं ना, इन जनरल लोगों को क्या, कैसे, क्या करने से डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है पूछा है। तो और सम एयरलाइन प्रिफर और ऑन द कॉशंस एंड ऑफर सजेशंस। ये देखो इसके जो भी आंसर्स है ना, ये एयरलाइन प्रिफर्स करते हैं, तो ये एयरलाइन वाले का सजेशन है ये सब। मतलब अगर एक फ्लाइट में आप जाते हो, ठीक है दीप्ति जी, तो उन्होंने बोला है ये सब करने के लिए आपको। तो आपको लगता है ये जनरल पीपल के लिए है या ये उन पीपल लोगों के लिए है जो फ्लाइट में जाते हैं। नो सर। ये उन लोगों के लिए है जो फ्लाइट में जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव अबाउट द कैबिन वेन एवर पॉसिबल। अगर आप सीट में बैठे हो तो बीच बीच में उठ के चलिए, सबका मुंह ताड़िए ताकि आपको डीवीटी ना हो जाए, ठीक है। ये सब वो है, मतलब बैठे बैठे पैर फैलाइए, आगे वाले लोगों को घुसंट मारिए, यही सब लिखा हुआ है। तो ये एयरलाइन वालों के लिए है, मतलब ये जनरल पीपल के लिए नहीं है। हमें चाहिए जनरल पीपल, क्या जनरल पीपल जो है, नॉर्मली जो पॉपुलेशन है, वो ऐसा क्या फिजिकल एक्टिविटी करने से उनका डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो इसमें है नहीं। अब देखते हैं दूसरा। Air travel has become more common. English researchers ट्रैवलिंग देखना है हमें, मेनली ट्रैवलिंग है आंसर। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो ये है आंसर की, सॉरी क्वेश्चन का जो हमारा ये है कीवर्ड कहाँ मिलता है हमें, जो कि जनरल पीपल के बारे में बोला गया है, और ऐसा कौन सा फिजिकल एक्टिविटी। तो एक तो ट्रैवलिंग है, और दूसरा एयर ट्रैवल एक फिजिकल एक्टिविटी है, और कौन सा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में यहाँ कहीं बोला गया है, नहीं 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 नहीं, ये सब फ्लाइट के बारे में है।
ये सब एरोप्लेन के बारे में, ये सब नहीं है। सिम्टम्स इसमें भी नहीं है। ब्लू डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी नहीं है। तो होना चाहिए हमें इसमें जनरल पीपल, travel related venous thromboembolism. Recent studies have indicated increased risk of venous thromboembolism. तो इसी को डीवीटी बोलते हैं after air travel. Nevertheless, questions can the magnitude underlying the risk of method. We studied the effect of various transport and the duration on travel on the risk of various on risk factors. We also assess the combined effect of travel in relation to body since consecutive patients younger than 70 age with the first have been invited to participate in a study with the passengers and matched controlled individuals. रिजल्ट क्या है देखते हैं। 233 had traveled more than 4 hours in the 8 weeks preceding. Traveling in general, देखा कुछ आपको जनरल क्या है? यहाँ पे हमें मिल गया कीवर्ड क्या है, इन जनरल। जो क्वेश्चन में पूछा था वो कीवर्ड आपको मिल गया। इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस मिल गया आपको। अगला कीवर्ड अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कीवर्ड कैसे आपको मिलेगा। अरे जाना ऊपर, हाँ ये देखो पूछा गया है इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, अब डीप वेन नहीं बोला है उसमें डायरेक्ट, उसमें उन्होंने नाम थोड़ा सा बदल दिया है डीवीटी का, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोल दिया है। अब इन जनरल क्या करने से रिस्क बढ़ जाता है, कौन सा फिजिकल एक्टिविटी करने से? क्लियरली यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग इन जनरल was found to increase the risk of venous thromboembolism. किसी को कोई डाउट है? आप क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं? हाँ सो ये सेम आंसर तो उसमें जाता है 18 में। डैश इन जनरल वाज फाउंड टू बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ venous thrombosis। सेम लाइन में 18th जाती है। हाँ हाँ डैश। 18 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 18 गलत है। हाँ लेकिन ये तो 18 के लिए सही जा रहा है एकदम। हाँ उसके लिए भी ये भी है ना, ये ट्रैवलिंग यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, सेम आंसर आएगा। और आपको आपने 18 क्या लिखा था? अच्छा आपने कुछ नहीं लिखा था ना? ये ट्रेवल, हाँ ऐसे लिख दिया था, कुछ मिला नहीं था तो। थ्रोम्बोसिस नहीं, एक सेकंड देखते हैं हम और एक बार वी विल गो थ्रू दैट। कंक्लूजन क्या है इसका अंदर? यही आएगा इन जनरल, वही रिस्क आएगा आपका, यही उसी में ही है आंसर आपका भी, उसमें का भी, क्योंकि 18 का भी आंसर इन्होंने ट्रैवलिंग ही दिया है, क्योंकि वही वही। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको एक ही चीज का 2 क्वेश्चंस मिलेगा नहीं, पता नहीं इन्होंने इसमें क्यों दिया है। वैसे ये कभी कभी घुमा के दे देता है, इसलिए मैंने और एक बार पढ़ने को सोचा। कभी कभी क्या होता है घुमा घुमा के दे देता है, लेकिन सही है दोनों में ट्रैवलिंग ही होगा। और कोई डाउट है पार्ट ए में? नो सर। नो सर। ओके लेट्स गो टू पार्ट बी। और पार्ट बी चलो पार्ट बी का बी। पहला क्या है? बी। बी सही है सबका? बी यस सर बी। सेकंड? सी। सी सर। रिचा आपने किया था? रिचा ओके नेक्स्ट। ये सर ए लिखा है मैंने, कहाँ पे लिखा है आपने? मतलब क्वेश्चन 2 का ए। 1 का बी।
ओके, 2 पे आएंगे हम। थर्ड थर्ड ए, A, A, आगे। फोर्थ B, बी, C, C, सी बोला ना, और ऋचा ने ए बोला, तो ऋचा का सही है। A, फिफ्थ का ए, A, A, सही। उसके बाद सिक्स्थ का ए, A, A सर। ऋषभ, तूने सब में ए डाल के रखा था क्या उस दिन की तरह? नहीं सर, नहीं हम्म। नहीं पिछला नहीं बार सर, ऋषभ ने पढ़ा बोला नहीं कि मैं सर। सब में ए डाल देता हूँ सर, सही तो होगा ही कोई ना कोई। और इसमें देखो लग सर गया वो है, सब खाली में ए ही है। सर वो खाली C पार्ट में करना पड़ता है मुझे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। C तो अच्छा पढ़ के करते हैं। फाइन, तो देखते हैं गलती कहाँ हुआ सबका। सेकंड में गलती हुआ। सो ऋचा जी चलो आपको पकड़ते हैं, ठीक है। What does this note tell about the pulse oximeter? तो ये पूरा नोट क्या बोलता है ये हमें देखना है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन क्या बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ऋचा? पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी मैक्सिमम गलतियां यहाँ पे कहाँ होती है पता है ना, जो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं रेगुलरली उनको पता है मैक्सिमम गलतियां कहाँ होती है। एक लाइन में क्लियर कट दिया रहेगा और हमें लगता है वही आंसर है, और वही लाइन दिया रहेगा ऑप्शन में और हमें लगेगा पक्का वही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूरा नोट्स क्या बोल रहा है हमें, एक पर्टिकुलर लाइन क्या बोला है उस पर हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता है। पूरा नोट किस चीज के बारे में है वो उसका एक मीनिंग हमारे बन के आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं पढ़ूंगा अभी, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं इस पे। पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेजिव मॉनिटर है। द कलर्ड सब्सटेंस इज ब्लड, सब्सटेंस इन ब्लड हीमोग्लोबिन इज कैरियर द ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड में जो कलर्ड चीज है वो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय हीमोग्लोबिन वेरीज विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है उसके हिसाब से ऑक्सीजनेशन वेरी करता है। Two different kinds of light, one visible, one invasive, are directed through the skin from one side of a probe. अच्छा ठीक है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट होते हैं, उसको एक विजिबल होता है और एक इनविजिबल होता है, are directed to the skin from the one side of a probe and the amount transmitted is measured on the other side. अच्छा ठीक है। The machine converts the ratio of transmission of two kind of lights into a percentage oxygenation. अच्छा, फिर ये मशीन क्या करता है, एक रेशियो कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन का दो तरह। आपने ऋचा आपने पल्स ऑक्सीमीटर तो देखा ही होगा ना, यस सर, तो ऊपर में रेड लाइट होती है और नीचे वाले में जो भी लाइट होती है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये बोला गया है कि ऊपर से लाइट जाता है और नीचे वाला जो है वो मेजर करता है कि कितना लाइट कन्वर्ट हुआ। उंगली से कन्वर्ट होके आया है। तो जितना हाँ। भी रेशियो कन्वर्ट हुआ है उसी को लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी तो को सर हम इसमें परसेंटेज। हाँ, उसमें सर बी में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें लिखा है लाइट परसेंटेज नहीं, का। हम तो अभी तक आए नहीं है ना, हम तो अभी तक वहां आए नहीं है। मैं बोल हाँ रहा हूँ अभी यहाँ तक तो समझ गया ना। हाँ, ये समझ में। ठीक है, फिर बोलता है पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब्स कैन बी माउंटेड ऑन फिंगर और ईयर लोब, और बोला गया है पल्स ऑक्सीमीटर को कहाँ किया जाता है, फिंगर में भी ईयर लोब में भी किया जा सकता है। पे भी करता है। अब ये पूछा गया है ये पूरा नोट पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में क्या बोलता है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, हमें कोई दो आंसर को हटाना है ताकि हमें एक आंसर मिल जाए। हम चालू करते हैं सी से। प्रोब्स कैन बी माउंटेड एदर ऑन फिंगर और ईयर लोब, ठीक है। ये तो सही सही आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। लेकिन ये तो बस एक पॉइंट के बारे में बोल रहा है ना, हमें इसमें टोटल क्या चीज के बारे में बोला है, ये उन लोग ने कितने चीज के बारे में बोला है, एक चीज के बारे में बोला। चलो अब देखते हैं, ये तो करेक्टली बोला है इसमें, यहाँ पे देख रहे हो आप। अब देखते हैं ये आंसर हो सकता है या हो नहीं भी सकता है, इसलिए हम अब बी पे चलते हैं। कन्वर्ट्स परसेंट ऑफ लाइट इनटू परसेंटेज ऑक्सीजनेशन। ये तो अब गलत देखो, हाँ ये तो गलत है क्योंकि परसेंट ऑफ लाइट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, क्या चीज को कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट द रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन को कन्वर्ट कर रहा है। हाँ यस, ठीक है, तो बी तो आपका गलत हो गया, तो बी तो नहीं हो सकता। अब ए बोल रहा है लेवल वेरीज विथ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब लेवल वेरीज विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन,
यहाँ पे है ऑक्सीजनेशन के बारे में क्या बोला है, जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का कैरियर है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये बोला गया है। अब द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, जो भी हमारे हाथ में हम लोग लाइट डालते हैं ना, लाइट डालते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो ऑब्जॉर्व करता है उस लाइट को, वो डिपेंड करता है, और वो अलग अलग होता है ऑक्सीजन के अमाउंट के। अगर आपके हीमोग्लोबिन में कम ऑक्सीजन होगा तो जब हम प्रोब डालेंगे तो कम ऑक्सीजन दिखेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जो आने वाले लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। लेकिन यहाँ पे बोला है लेवल वेरीज नहीं बोला गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेरीज। ये जो होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन ऑब्जॉर्व करता है लाइट को। जब भी आप प्रोब डालोगे जो रेड लाइट जाती है उस चीज को ऑब्जॉर्व कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो वो जो ऑब्जॉर्व करने का जो ज्यादा करेगा या कम करेगा, ये वेरी करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजनेशन के ऊपर। अगर आपका ऑक्सीजन, आपके हीमोग्लोबिन में ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्व होगा, अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम है तो कम लाइट एब्जॉर्व होगा, वो बोला गया है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, लेवल वेरीज विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या चीज का लेवल, कुछ नहीं बोला गया है। और वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेरीज विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो होता आंसर तो मैं बोलता ए आंसर होता, ठीक है, तो इसीलिए ए नहीं होगा। और फिर बचा कौन हमारे पास, से। देखो अब आप बोलोगे मुझे कि सर आपने ही तो बोला था एक लाइन में जो दिया है वो पूरा आंसर को डिफाइन नहीं कर सकता है, कि नहीं? सही बोला आपका, अगर ये पूछना क्वेश्चन है तो एकदम सही। लेकिन ये देखो कैसे हमने इस आंसर को सही किया, क्योंकि बाकी दोनों तो पूरा गलत है। अगर बाकी दोनों में कुछ बात होती तो मैं शायद सी को भी एलिमिनेट कर देता, अगर बाकी दोनों बातें कोई सेंस बनाती तो मैं सी को एलिमिनेट कर देता। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे सी के बारे, ऐसे जैसे सी है ना वैसा ही आंसर दिया रहेगा और हमें लगेगा सी है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ए में बोला होगा टोटल ये वाला एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट या और कुछ के बारे में टोटल अच्छे से एकदम क्लियरली बताया गया होगा, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट कौन सा गलती हुआ, 4। breast examination. Okay. The purpose of these notes about mammography is to, अच्छा मेन पर्पस क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द ब्रेस्ट डिपेंड्स अपॉन रूटीन मेडिकल चेकअप्स, ओके, स्पेशली बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। रेगुलर ब्रेस्ट स्कैनिंग एंड मैमोग्राफी एंड वुमेन सेल्फ एग्जामिनेशन। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द ब्रेस्ट डिपेंड्स अपॉन रूटीन मेडिकल चेकअप्स, अच्छा ठीक है। इट If early detected, a tumor is usually small, and the smaller it is, the less probability of metastasis. Early detection considerably improves prognosis, अच्छा, in women with breast cancer. Mammography enables detection of breast cancer at least 1 year ahead of its manifestation. अच्छा, मैमोग्राफी कराने रहने से एटलीस्ट 1 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का हमें पता लग जाता है, इसलिए मैमोग्राफी कराना इंपॉर्टेंट है। The smallest clinically palpable tumor is about 1 centimeter in size. अच्छा, अगर आप पैल्पेट कर सकते हो तो स्मॉलेस्ट जो भी आप पैल्पेट कर पाओगे जो क्लिनिकली किया गया है वो है 1 सेंटीमीटर साइज। 1 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो उसको पैल्पेट नहीं किया जा सकता है, वो है उसका मतलब, ठीक है। अब द पर्पस क्या बता रहा है, इज टू हेल्प मैक्सिमाइज अवेयरनेस अबाउट इट्स एफिशिएंसी, अच्छा, गिव गाइडेंस ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोग्नोसिस। गिव गाइडेंस कहाँ है, अच्छा यहाँ पे, गिव गाइडेंस ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोग्नोसिस, डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस। देखो मुझे तो ये पढ़ के तो ये आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मैमोग्राफी के बारे में ये पूरा नहीं गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अर्ली डिटेक्टेड ए ट्यूमर इज यूजुअली स्मॉल एंड द स्मॉलर इट इज द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस। तो मैमोग्राफी के बारे में नहीं बोला है, बोला गया है कि अगर आप कोई भी तरीके से ब्रेस्ट स्कैनिंग की वजह से या मैमोग्राफी से या एग्जामिन करके अगर उसको पता अर्ली डिटेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, लेस प्रोबेबिलिटी, जितना जल्दी आप पता लगाओगे उतना जल्दी फैलेगा नहीं। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसफर होने को मेटास्टेसिस बोलते हैं कैंसर को, तो उसको आप बचा सकते हो। लेकिन ये
ये सारे मेथड को यूज करके अगर आप पता लगाते हो उसके बारे में बोला गया है, और बोला गया इफ अर्ली डिटेक्टेड। लेकिन मैमोग्राफी करने से ही, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, पर्पस क्या है मैमोग्राफी का, तो मैमोग्राफी का पर्पस ये नहीं है, अगर आप जल्दी पता लगाओगे तो चांसेस कम हो जाते हैं फैलने के, वो है लिखा हुआ सी में। तो मैमोग्राफी का मेन पर्पस तो ये नहीं है कि मेटास्टेसिस को कम करना, ये तो नहीं है, मेन पर्पस उसका वो नहीं है, तो सी तो नहीं होगा। अब बी पे जाते हैं, गिव गाइडेंस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोग्नोसिस। बोल रहा है कि मैमोग्राफी का मेन पर्पस है गाइडेंस देना, किस चीज के बारे में, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोग्नोसिस के बारे में। अब मैमोग्राफी का मेन ये है कि मैमोग्राफी का मेन जो पर्पस है वो गाइडेंस देना अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोग्नोसिस के बारे में नहीं है, क्योंकि देखो हर जगह यहाँ पे क्या बोला है, मैं दिखाता हूं आप लोग को। सर स्क्रीन पे भी शो कीजिए प्लीज। क्या स्क्रीन पे तो शो है क्वेश्चन अच्छा, पेपर। अच्छा आपको नहीं दिख रहा? अरे आप लोग बोले क्यों नहीं मुझे, मैं सोच रहा हूँ कब से आपको दिख रहा है, मैं नहीं इसलिए तो सर। बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, कमाल हो, आप लोग बोलते ही नहीं हो। ये देखो, तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। एट द सेम टाइम जहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे इफ अर्ली डिटेक्टेड ए ट्यूमर इज यूजुअली स्मॉल, एंड यहीं पे है आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस, यहाँ पे है। अब आपको देखना है कि सी आंसर सही होगा या गलत होगा। क्वेश्चन पूछा गया था पर्पस ऑफ दीज नोट्स, इतने जो नोट्स लिखे हैं इसका मेन पर्पस क्या है, और इसका मेन पर्पस इस चीज के बारे में क्या है बोला गया है, मैमोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस है वो ज्यादातर बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अर्ली डिटेक्टर, अगर आप जल्दी पता लगाते हो तो जो ट्यूमर होते हैं वो यूजुअली स्मॉल रहते हैं, और द स्मॉलर इट इज द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटास्टेसिस। जितना छोटे ट्यूमर में आप उसको पता लगाओगे उतना जल्दी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, और क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस का चांस कम हो जाता है, ये बोला है। लेकिन इसमें मैमोग्राफी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मैमोग्राफी करने से मेटास्टेसिस कम हो जाता है ऐसा कहीं बोला है इसमें रिचा? नो सर। तो इसीलिए सी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है द पर्पस ऑफ दिस नोट्स अबाउट मैमोग्राफी। अब मैमोग्राफी के बारे में बस नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है अगर आप किसी भी तरह अर्ली डिटेक्ट करते हो, कोई भी यहाँ पे मैमोग्राफी से अर्ली डिटेक्ट करते हो ऐसे बोला गया है क्या? नहीं, बोला है इफ अर्ली डिटेक्टेड, मतलब हो सकता है वो आप रेगुलर ब्रेस्ट स्कैनिंग की वजह से आपको पता लगा हो, क्या पता मैमोग्राफी करने से किसी को पता चला हो, क्या पता वुमन सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पता चला हो, तो हमें नहीं पता है किस चीज। तो बस मैमोग्राफी करने से मेटास्टेसिस कम होगा वैसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सी नहीं होगा। अब बी बोला है ये पूरा जो भी लिखा है ये मैमोग्राफी के बारे में एक गाइडेंस दे रहा है ताकि अर्ली डिटेक्शन और प्रोग्नोसिस हो, लेकिन ये पूरा जो है वो लिखा है किस चीज के बारे में, कैसे आप डिटेक्ट करोगे, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के अंडर में लिखा हुआ है कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे, और अगर जल्दी डिटेक्ट हो गया तो उसकी फैलने की चांसेस कम है, और अर्ली डिटेक्ट होने से प्रोग्नोसिस बढ़ जाती है, मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ जाती है, और ट्रीटमेंट में जो रिकवर होने की चांसेस बढ़ जाती है। और बोला है कि मैमोग्राफी करने से डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल पहले ही, मैमोग्राफी करने से एटलीस्ट 1 साल पहले ही आपको ट्यूमर का पता चल जाता है, ये सब बोला गया है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन और प्रोग्नोसिस के बारे में गाइडेंस दिया है ये पूरा चीज, ये बोला गया है बी में। तो हो सकता है मैं बोलूंगा बी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर दिया हुआ है कि अर्ली डिटेक्शन और प्रोग्नोसिस के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। अब हम चलते हैं ए में, हेल्प मैक्सिमाइज अवेयरनेस अबाउट इट्स एफिशिएंसी। अब ये पूरा पढ़ के मैमोग्राफी के बारे में बस कहां लिखा हुआ है, बस मैमोग्राफी के बारे में ऐसा जहां लिखा होना चाहिए जहां मैमोग्राफी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अबाउट दीज नोट्स अबाउट मैमोग्राफी। अगर यहां मैमोग्राफी नहीं होता तो आंसर होता बी, क्योंकि ये पूरा किस चीज के बारे में बोल रहा है, गाइडेंस के बारे में बोल रहा है कि अर्ली डिटेक्ट होने से क्या फायदे हैं, ठीक है, और उसका प्रोग्नोसिस कितना बढ़िया है, ये सब बोल रहा है पूरे नोट में। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ दीज नोट्स अबाउट मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी के बारे में
क्या पर्पस है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैमोग्राफी का पर्पस क्या है यहाँ पे? इनेबल्स डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 year. तो यहाँ पे हेल्प मैक्सिमाइज अवेयरनेस अबाउट इट्स एफिशिएंसी। अब ये जो हुआ है, ठीक है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? मैमोग्राफी के बारे में बात कर रहा है। और ये मैमोग्राफी के किस चीज के बारे में बात कर रहा है? बोल रहा है कि 1 साल पहले ही पता लगा लेता है मैमोग्राफी। तो एफिशिएंसी, तो मैमोग्राफी का एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई वुमन अगर मैमोग्राफी कराते हैं तो 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो वो मैमोग्राफी का एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। और ये पूरा इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अर्ली डिटेक्शन और प्रोग्नोसिस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन नोट्स में क्वेश्चन में पूछा है मैमोग्राफी का मेन पर्पस क्या है, तो बोलना है हेल्प मैक्सिमाइज अवेयरनेस अबाउट इट्स एफिशिएंसी। तो ये नोट पढ़ के लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं उसके एफिशिएंसी के बारे में कि एटलीस्ट 1 साल पहले डिटेक्ट हो जाता है। समझ में आया? यस सर। वो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पार्ट सी। बाकी बी में किसी को कोई डाउट नहीं था ना? ओके। अब रिचा आप आंसर या तो सुन सकती हैं या अगर आप बाद में प्रैक्टिस करोगे तो नहीं सुन सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ सर? आप थोड़ी देर रेडी रहिए, हम पार्ट सी को बस आंसर देखने के बाद हम लिसनिंग करेंगे अभी 5 मिनट में, ठीक है। ठीक है? या फिर आपको आंसर सुनना है तो सुन लीजिए, आपके ऊपर है, मेरा तो कुछ नहीं है। मुझे नहीं सुनना, तो मैं कैसे, मतलब साउंड मुझे ना सुनाई दे। साउंड ना, आप वीडियो को लीव कर दीजिए या तो मैं वॉल्यूम आपको कम कर किक लो, कर देता हूँ। मोबाइल की वॉल्यूम कम कर लो, या मैं आपको हेडफोन निकाल लो। आपको मैं रिमूव कर दूं? हाँ, फिर ऐड भी कैसे होगा, मुझे अरे कैसे तो पता मैं चल-। दूसरा एक नई क्लास वीडियो, होगा ना। नई क्लास होगी ना वो, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है? रिमूव कर दो, फिर लिंक दोबारा भेजिएगा आप। हाँ एकदम जरूर। ठीक है सर। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। चलो रिपोर्ट तो जूम चला गया, चलो कोई नहीं, फाइन। अब चलते हैं बहुत मजे वाले पॉइंट में। पार्ट सी बताइए अब एक एक करके। दीप्ति जी आप तो हो पहले यहाँ का पे? डी। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा सो गए होगे, थोड़ा तबीयत खराब हुआ तो नहीं इन लोग सर, मैं जब सुन इन रही लोग जब हूँ। बकवास कर रहा है तो मैं थोड़ा सो लेती हूँ। नहीं सर। ओके चलो बताइए। तो फर्स्ट का डी। डी सर। डी। ओके, फर्स्ट का डी, गुड। अरे वाह। सर सी। सी सर। सी, ओके। 3 थर्ड का का ए। ए। सर डी। सी। दोनों का गलत है। बी है ना, सी है ना सर इसका। सी सी। सी सर। तो फोर्थ का सी। फोर्थ का डी। और का डी। सर 5 का बी। 5 का बी। 5 का ए। 6 6 का का ए। ए। बी। 7 का बी। 7 का डी। 7 का सी। तुक्के नहीं लग रहे मेरे यार। 8 का सी। मैं बोला हूं तुक्के हमेशा नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं ऋषभ। 8 का बी। 8 का बी। सी। सी। डी। 9th शायद ए। सी। आप सही होंगे। 9 का सी। सी फिर से। सी है, अच्छा। 10th का भी सी है दूसरे बोल का रहे हो? सी। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 उसका सी है सेकंड का। अगेन? यस सर। दीप्ति जी सर ए। तो उधर तो आंसर नहीं है। सी। सर डी। 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 ए। ए सर। बी। सर सी बी। इसका फिफ्थ। फिफ्थ का सी। सी। सी सर। 6 का सी। 6 का डी। 7 का बी। 7 डी।
7 का बी, 8 का बी। सी सर। अरे सही है, सही है, सही है। दीप्ति जी बहुत देर से कोशिश कर रही है, एक तो सही हो जा भाई, एक तो सही हो जा। बुखार की सर नाम मत 5 काट। क्वेश्चन ठीक है सर। सी अरे में। ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही 26, होते हैं। पार्ट सी 28, इज ट्रिकी, 28। इट्स ऑलवेज ट्रिकी। कभी कभी बहुत गलतियां होती हैं और वो काफी कॉमन है, ठीक है। एक और बार सर इसमें बैठ के पासिंग मार्क्स आंसर कितने मिल होते चुका हैं? है ना, एक और बार बैठ के और एक बार देखना कि आपने हाँ जी आंसर सर। बी क्यों चुना, और एक बार क्यों है सी। अपने आप को ना कन्विंस करने की कोशिश करना, अपने आप से तुम रीजनिंग करो। अगर मैं रीजनिंग देता हूं आपको तो होता क्या है ना, आप मेरे दिमाग को यूज करके रीजनिंग ले रहे हो, लेकिन आप अपना यस दिमाग सर। नहीं चला रहे हो। लेकिन अगर आप अपना दिमाग एक बार चलाने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ी सी ना रीजनिंग स्किल बढ़ जाएगी, थोड़ी सी थिंकिंग स्किल बढ़ जाती है। अब मैं आंसर कैसे समझ रहा हूं, क्यों समझ रहा हूं, ये आप सीख तो नहीं पाओगे, समझ जरूर जाओगे, लेकिन यस सीखना सर। जरूरी है। समझना तब जरूरी है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सीखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी आपको ही करना है। तो डेफिनेटली जब आंसर मिल चुका है सी का, प्लीज जाइए एक बार देखिए कि क्यों है। क्योंकि देखो हम लोग बी तो डिस्कस करते ही हैं, तो आपको आइडिया जरूर है कि हम कैसे आंसर पता लगाते हैं। अब बस सी में और एक बार पता लगाना है कि गलत क्यों हुआ, मैंने गलत क्यों चूज किया, और सही आंसर कौन सा है, और वो क्यों है, क्यों हो सकता है सी हो, किस वजह से सी है। तो आप अपने आप से एक बार रीजनिंग करो, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, इसके वजह से हो सकता है। तो उससे क्या है ना, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, अच्छा इसका मतलब ये है, तो वैसा एक दिमाग में बनता है, ठीक है। यस। बोल ऋषभ कुछ बोल रहा था ना। सर इसमें कितने कितने नंबर चाहिए होते पास होने के लिए 42 में से? 30, मिनिमम 30 से अबव होना चाहिए बोला जाता है। देखो ओईटी ने कभी नहीं बोला है कि 30 चाहिए, लेकिन 30 से अबव ही बी मिलता है। 30 के अगर नीचे तुम जाओगे तो बी नहीं मिलता है, लेकिन 30 के अबव ही एवरेज बोलता है। तो कितना आया दोनों को आज? 29। तो पहली बार 30 मिला। 30, गुड। देखो मैं बोल रहा हूं ना, ए और बी इतना अच्छा गया आप लोग का, इसीलिए आपका इतना गलती होने के बाद भी 30 और 29 के बीच में अटका हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं ए और बी में जी जान लगाओ, जितना ज्यादा आंसर आप सही कर सकते हो उतना बेटर है। और सी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज सही होगा ज्यादा तो कल बहुत ज्यादा गलत होगा, कल बहुत ज्यादा गलत होगा तो परसों फिर सही होगा। तो एग्जाम में क्या करना है, कोशिश करना है अपना बेस्ट देने का, लेकिन ए और बी को तो मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करना है, मैक्सिमम। अभी सोचो दीप्ति जी का एक सही हो जाता ना इसमें, तो उनको भी बी मिल चुका होता अभी तक। तो वो एक आंसर है जो बदल देता है चीजें। और मैं आपको अभी बोल देता हूं, ये जो मटेरियल है, ये जो मैं आप करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये टफ मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये आसान मटेरियल यस। है नहीं, ये टफ मटेरियल्स हैं। और आप लोग अगर इसमें कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बोलूंगा। अपने आप को ये मत सोचो कि अरे यार मैं 30 ला पा रहा हूँ एंड ऑल। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी और को ये सब दे दो, उसके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब आंसर जो हैं काफी इसके ऑप्शंस भी देख लो, इतने बड़े बड़े होंगे ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस क्यों हैं इसके। नॉर्मली पार्ट सी के ना बहुत सारे पेपरों में पार्ट आपको सी क्या में तो थक मिलेंगे, जा रहे हैं करते छोटे करते। छोटे मिल जाएंगे। हाँ ऋषभ। सर सर इस तो वाले में पार्ट सी तो तो आप एक सेशन कर दो, सेशन करते करते मैं थक जाता हूँ। सर बहुत सारे पैराग्राफ थे इसमें पार्ट सी में इस सेशन के। और क्या है ना, और आंसर भी आप देखोगे ना काफी लंबे हैं, मतलब ऑप्शंस जो भी हैं काफी लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, कोई यस छोटे सर ऑप्शंस यस नहीं है। सर। तो ये सब ना, ये सब मैं इसलिए आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि यू शुड नो हाउ टफ पेपर, कैसे टफ पेपर आते हैं, और टफ पेपर करने के फायदे क्या हैं आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपको इजी पेपर मिलेगा। आप अगर बस इजी करते रहोगे ना, तो आप क्या मन में मन आप क्या सोचोगे, क्या मन में आएगा आपके जब आप इजी पेपर कर रहे हो बहुत और इजी आपको पेपर आता 35 है तो ऐसे 36 हो जाएगा। 37 38 मिलता है रोज आपको, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे सोचोगे मन ही मन, ओईटी में तो कुछ भी नहीं है, इतना इजी है। यही सोचोगे, है कि नहीं। जाओगे लोगों एग्जाम ने देने के हवा लिए, बना रखा है ऐसे ही। खुदा ना खास्ता अगर टफ आ गया, ना आए मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन आ गया तो यस सर। कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे थी ना, वो आ जाती है यहाँ पे। अब मेरी मटेरियल्स ऐसे होंगे जहां पे एक दिन आप खुश हो जाओगे, अगले दिन आप बैठ के रोओगे। तो आपको मैं कभी ऐसे फील नहीं होने दूंगा कि आप बहुत बड़े महान हो, क्योंकि अगर ऐसा आपके अंदर आ गया ना, तो वहां से आपकी डाउनफॉल पक्का जरूरी है। जिस दिन आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं यार मैं तो कर ही लेता हूं सब कुछ, जिस दिन ऐसा मन में आ गया उस दिन कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैंने
आज तक इतने सारे रीडिंग किए हैं, आपको गिना भी नहीं सकता मैंने कितना रीडिंग किया है, लेकिन फिर भी मुझे आज आप अगर रीडिंग दोगे ना, आप मुझे पूछोगे ना पास हो जाओगे क्या, मैं बोलूंगा शायद, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि रीडिंग एक ऐसा चीज है, जब तक तुम करोगे नहीं तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है होने वाला है कैसा रीडिंग। तुम रीडिंग करने से पहले गेस कर सकते हो कि आज का रीडिंग कैसा होने वाला है या बेटर होगा, या आप एक बार पलट के देख के बता सकते हो क्या इजी होगा टफ होगा। जब तक आप इन डेप्थ जाओगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आंसर पे पहुंचोगे नहीं, जब तक आंसर खोजने में लगोगे नहीं, तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि रीडिंग है कैसा। सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत थिक लाइन है, बहुत थिन लाइन है, सॉरी, बहुत थिन लाइन है। हमें लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, और जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे ना, सारे आंसर एक एक करके गलत होने लगेंगे। तो हमेशा ये सोचना है कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं, लेकिन मुझे मैक्सिमम अपना एफर्ट देना है समझने के लिए, उसके बाद ही आंसर को चूज करना है। और ऐसे टफ मटेरियल्स करके आपको यही फायदा मिलेगा कि एग्जाम के भी मटेरियल्स आपको टफ मिलेंगे तो भी आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी करके रखा है टफ। और अगर एग्जाम में आसान आ गया, उस दिन लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, इसीलिए टफ वाला भी मैंने अच्छे से कर लिया। लेकिन हो सकता है उस दिन आसान ही मिला हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस से आपने आसान को और भी आसान बना दिया, और टफ को नॉर्मल जैसा ही आप ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आपने टफ भी करके रखे हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं लिसनिंग पे। मैं लिसनिंग का लिंक शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, Yes. चलो ओके, बाय बाय गाइस। Okay.